प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या क्लासेस 10 के ऊपर। ठीक है, आज के सेशन में जो है मैं लेकर आया हूँ वास्तविक संख्या की कंप्लीट थ्योरी को। ठीक है, यह सेशन जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रख करके लाया गया है। ठीक है, इस सेशन को पूरा करने के बाद आप इस चैप्टर से आने वाले सभी VVI प्रश्नों से अवगत हो जाएंगे, परिचित हो जाएंगे। तो चलिए बगैर देरी किए हम इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में जो सबसे पहली संख्या आती है वो है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, अर्थात गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और हमारी गिनती कैसी होती है, तो वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही आगे आप जो गिनती की संख्याएं आ रही हैं इन सब को जो है आप कहोगे प्राकृतिक संख्या। अर्थात यहाँ आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब जो संख्याएं आ रही हैं वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को अंग्रेजी के बड़े अक्षर n से प्रकट किया जाता है। ठीक है, अब आपसे सवाल किया जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो देखिएगा गिनती का कहीं अंत नहीं होता, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को नहीं बताया जा सकता। ठीक है, हमारी गिनती जो है अनंत तक जाती है। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बताया जा सकता। ठीक, लेकिन जब आपसे कुछ संख्याएं दी जाएंगी गिनती की और उनमें से पूछा जाएगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आपको जो बड़ा दिखाई देगा उसे बड़ा बताना है, जो छोटा दिखाई देगा उसे छोटा बताना है। जैसा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 5, और इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1। अगर इसमें 1 को गायब कर दिया जाए तो हमारे पास 2 3 4 और 5 बच जा रहा है, और इनमें से पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो हम बताएंगे 2। ठीक है, तो अगर 2 4 3 6 जो भी नंबर्स हैं प्राकृतिक संख्याओं में से दे करके पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप जो प्राकृतिक संख्याओं में जो पहले आता है वो छोटा हो जाता है और जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से आप जवाब देंगे। ठीक, अब जो है वास्तविक संख्याओं की कड़ी में जो अगली संख्या है वो है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो इस प्रकार संख्याओं का जो संग्रह हमें प्राप्त होता है उनमें से प्रत्येक संख्या को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे इसी तरह की और संख्याएं जो आएंगी उनको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है इसमें कि 0 जो है वो पूर्ण संख्या तो है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 यानी कि शून्य नहीं आता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं के परिवार में यह आता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 जो संख्याएं आ रही है गिनती की संख्याएं हैं जिन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याओं के परिवार में आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में समूह में जो है एक एक्स्ट्रा नंबर शून्य आता है, 0 आता है, जो कि प्राकृतिक संख्या में शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ 0 को कह सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, लेकिन 1 प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, 2 प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि ये दोनों के परिवार में आ रहा है। तो इस तरीके से अगर सेपरेट करके आपसे पूछा जाएगा 1 2 3 4 5 के बारे में, तो आप उन्हें पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं और प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन जब आपको 0 के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि यह पूर्ण संख्या होगा लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होगा।
प्राकृत संख्याओं के संग्रह को W से, अंग्रेजी अक्षर का जो बड़ा अक्षर है W, उससे जो है प्रकट किया जाता है पूर्ण संख्याओं के संग्रह को, समूह को। ठीक है, अब आपसे सवाल किया जा सकता है इसमें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होता है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? ठीक है, तो आप कहोगे चूंकि पूर्ण संख्याओं का कहीं अंत नहीं होता, जब आप आगे बढ़ते हो ये अनंत तक जाती हैं, तो इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताना असंभव है। लेकिन आपको जैसे कि यहाँ पर 5 पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, 0, 1, 2, 3, 4, और इनमें से कहा जाए कि सबसे बड़ी कौन सी पूर्ण संख्या है, तो आप कहोगे 4, और इनमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है, तो 0। अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जो संख्याएं आ रही हैं 1, 2, 3, 4, इनमें सबसे बड़ी कौन है, तो 4, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो 1। तो इस तरीके से अगर संख्याएं दे करके उनमें बड़ी छोटी पूछेगा तो आप कंपैरिजन करके, तुलना करके बता सकते हैं कि इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर नोट में आपको ये बात बता दी गई है जो अभी अभी हमने हाल में बताया कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, जैसे कि 0। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पर। ठीक, अब देखिएगा इसके बाद है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो देखिएगा प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी आप देख लीजिए, अब एक बात और जान लीजिए कि पूर्णांक संख्याओं के संग्रह को जो है हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर Z से प्रकट करते हैं। ठीक है, और इसमें कौन सी संख्याएं आएंगी, तो 0, -1, +1 भी आएगा, -2, +2 भी, -3, +3, -4, +4। इस तरीके से माइनस में भी आप आगे की तरफ अनंत तक जा सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 करते हुए आप इस तरीके से अनंत तक चले जाएंगे, और यहाँ +1, +2, +3, +4, +5 करते हुए भी आप अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, इसमें सबसे छोटी भी संख्या नहीं बताई जा सकती और सबसे बड़ी भी संख्या नहीं बताई जा सकती। किसमें? पूर्णांक संख्या में। यदि आपसे कोई सवाल करे कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, तो आप यहाँ पर कहोगे कि इसको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि सबसे छोटी संख्याओं के क्रम में जब हम बढ़ते हैं, यानी -1, -2, -3, -4 ऐसे घटते हुए जा रहे हैं, तो इसका कहीं पर अंत नहीं होगा, यानी कि ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या बताना असंभव है। ठीक इसी तरीके से जब आप 1, 2, 3, 4 करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना, छोटी से बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं, तो इसका भी कहीं अंत नहीं होता, ये संख्याएं भी अनंत तक जाती हैं, इसलिए सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या भी बताना असंभव है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 0 भी शामिल है, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ आप गौर करोगे तो देखोगे कि यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे तक अनंत तक आप चले जाओ, तो यहाँ प्राकृत संख्याओं का संग्रह जो है शामिल है। फिर आप ये भी देख रहे हो, यानी कि इसमें प्राकृतिक संख्याओं का परिवार आ रहा है। ठीक है, फिर देखिएगा जब 0, 1, 2, 3, 4 आप करते हो, तो ये तो पूर्ण संख्याओं का परिवार हो गया, वो भी परिवार पूर्णांक संख्याओं के परिवार में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो -1, -2, -3, -4 जो संख्याएं आ रही हैं, ये न तो प्राकृत संख्याओं के परिवार में आते हैं और ना ही पूर्ण संख्याओं के परिवार में। ठीक है, तो आप जो है कह सकते हैं कि सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी की सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होते हैं और सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, तो अब देखिएगा, यानी आप एक बात और गौर कीजिए, पूर्णांक यहाँ मतलब कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए, संख्याएं दशमलव में नहीं हो सकती, बट्टे में नहीं हो सकती। ठीक है, ये भिन्नों में नहीं हो सकते। ठीक है, ये जब होंगे पूरा पूरा अंक होंगे, चाहे वो माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे वो 0 हो। ठीक है, यानी कि +1 भी हमारा पूर्णांक है और -1 भी पूर्णांक है, यानी कि ये पूरा पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए पूर्णांक जो आप देखते हैं इसमें तीन ठो वेरिएंट है। एक है ऋणात्मक पूर्णांक यानी तीन प्रकार के पूर्णांक इसमें शामिल है। ऋणात्मक पूर्णांक यानी -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे करते हुए आप अनंत तक चले जाओ तो ये जो संख्याएं आपको प्राप्त हो रही हैं ये है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है। दूसरा है शून्य जिसको कहा जाता है अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक कहने का क्या कारण है इसका, तो देखिएगा शून्य को न तो धनात्मक पूर्णांक माना जाता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक माना जाता है, इसीलिए शून्य को एक अलग नाम दिया गया है अऋणात्मक पूर्णांक, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है। और यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर कहते हैं, और पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा धनात्मक पूर्णांक जो हो गए है ना वो कौन से हो गए, पॉजिटिव इंटीजर। देखिएगा यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे जो आगे आप बढ़ रहे हो, यहाँ भले ही कोई साइन नहीं दिया गया है लेकिन इसके पीछे जो है प्लस का साइन रखा जाता है, माना जाता है। ठीक है। तो ये +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है, +7 है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये धनात्मक पूर्णांक हो गए। ठीक है। तो अब चलते हैं अगली संख्याओं पर। ठीक है। देखिएगा सम संख्याएं और विषम संख्याएं, सिंपल भाषा में समझिए कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है यानी कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, अर्थात जो संख्याएं 2 से पूरा पूरा कट जाती हैं उनको कहते हैं सम संख्याएं। और वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, जिनमें 2 से भाग नहीं लगता है अर्थात 2 से पूरा पूरा नहीं कटती हैं, उन संख्याओं को कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है। आप यहाँ परिभाषा देख सकते हैं, सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स है ना, 2 से विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जबकि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहा जाता है, ऑड नंबर्स कहा जाता है। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो संख्याएं दी जा रही हैं 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, आगे अनंत तक आप चले जाइए, ये सभी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10 को हम कहेंगे सम संख्याएं। लेकिन यहाँ जो संख्याएं दी जा रही हैं 1, 3, 5, 7, 9, इनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, कुछ न कुछ शेषफल के रूप में बच जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ जब ये 1 या 2 अंकों की संख्या होती है तो आप आसानी से जान जाओगे कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, यह संख्या सम है या विषम है। लेकिन जब कई अंकों की संख्या आपको दी जाए तब आप कैसे पता लगाओगे कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसका पहचान करने का तरीका यह है। ठीक है। यदि किसी संख्या के आखिर में यानी कि सबसे दाहिनी तरफ इकाई का जो अंक है वो 2 आ जाए है ना, या फिर 4 आ जाए या 6 आ जाए, 8 हो या 10 हो यानी कि 0 हो, तो हम कहेंगे कि वह संख्या कैसी संख्या है, एक सम संख्या है। ठीक है। जैसे देखिए एक बड़ी संख्या मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है। और इससे आपको जो है यह बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 7, 4, 3, 9, 0, अगर 0 लास्ट में आया तो इससे पता चल गया कि यह कैसी सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है। अगर इसी संख्या में 7, 4, 3, 9 अगर 2 आ गया तो भी पता चल रहा है कि यह सम संख्या है। ठीक है। कोई और नंबर लिख लेते हैं 9, 3, 2, 9, 4 आ गया तो भी पता चल रहा है कि यह सम संख्या है। ठीक है। 8, 3, 2, 0, 6 आ गया तो भी पता चल रहा है कि सम संख्या है। इसी तरीके से 8, 3, 2, 0, 8 लिख दिया, इससे भी पता चल रहा है कि यह एक सम संख्या है। यदि किसी संख्या का आखिरी अंक सबसे दाहिने अंक यानी इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या सम संख्या होगी। यह इसकी पहचानने का आसान तरीका है। ठीक है। लेकिन यदि किसी संख्या का आखिरी अंक सबसे दाहिना अंक यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 को छोड़ करके 1, 3, 5, 7, 9 हो तो इससे पता चलता है कि वह संख्या कैसी संख्या है, विषम संख्या है। जैसे इन्हीं संख्याओं में अगर 7, 4, 3, 9, 1 को अगर मैं इंक्लूड कर दूं, 1 को लगा दूं तो यह अब कैसी संख्या हो गई, एक विषम संख्या हो गई है ना, अर्थात ये 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से इस 7, 4, 3, 9 के बाद अगर मैं जो है 3 को लिख दूं तो इससे यह पहचान में आता है कि यह कैसी संख्या हो गई, विषम संख्या। ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिर मैं लिख दूं ये
9 3 2 9 के बाद अगर 5 लिख दूं तो ये आखिरी अंक जो है बता रहा है कि यह कैसी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है, अब इस 5 के जगह पर अगर 7 भी आ जाए तो ये विषम संख्या होगी। इस 5 के जगह पर अगर 9 आ जाए तो यह कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो किसी भी संख्या का जो आखिरी अंक है, सबसे दाहिना अंक है, इकाई का अंक है, उसको देख करके आप सम और विषम संख्या की पहचान कर सकते हैं। यदि 0 2 4 6 और 8 इकाई स्थान पर हो, सबसे दाहिने अंक पर हो, है ना, तो इकाई के स्थान पर हो तो हम कहेंगे कि यह सम संख्या है। और यदि सबसे दाहिना अंक जो है, इकाई स्थान का अंक जो है, सबसे आखिरी अंक जो है 1 3 5 7 और 9 हो तो हम कहेंगे कि यह कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्या किसे कहेंगे, कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे। ठीक है, तो वह संख्या जो एक से बड़ी हो, पहली शर्त है भाज्य संख्या होने के लिए कि वह संख्या जो एक से बड़ी हो और जिसके दो से अधिक भाजक हो, भाजक यानी गुणनखंड, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो उस संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती हो। ठीक है, तो वह संख्या जो एक से बड़ी हो और जिसके दो से अधिक भाजक हो, है ना, उसे कहा जाता है भाज्य संख्या। सिंपल वे में आप इसे समझिए, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है, वैसी संख्या को हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, और वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, पूरी पूरी भाग उसमें नहीं लगता है, ठीक है, तो वैसी संख्या को हम कहते हैं, है ना, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिएगा सिंपल वे में एक और तरीका है इसको जानने का, अगर छोटे नंबर्स हैं तो अभाज्य संख्याएं जो है वो किसी न किसी संख्या के पहाड़े में, टेबल में जरूर आते हैं, लेकिन जो अभाज्य संख्याएं हैं वे किसी भी संख्या के पहाड़े में, टेबल में नहीं आते हैं, सिर्फ अपने टेबल में, अपने पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ भाज्य संख्या जो है, कंपोजिट नंबर जो है, इसे एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें सम और विषम दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देखें, यहाँ पर एक 4 संख्या हमने लिया। ठीक है, तो 4 का भाजक 1 2 और 4 है, अर्थात 4 जो है एक और स्वयं यानी 4 के अलावे एक अन्य संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो सकता है और होता भी है, तो इसलिए हम कहते हैं 4 कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक उसी तरीके से 6 को देखिए, 6 जो है 1 से तो पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा और अपने आप यानी कि 6 से तो पूर्णतः विभाजित होगा ही होगा, लेकिन 1 और 6 के अलावे यह अन्य दो संख्याएं 2 और 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसलिए हम 6 को कहेंगे कि यह एक भाज्य संख्या है। यही हाल 8 9 10 और आगे की बहुत सारी संख्याओं का होने वाला है। ठीक है, अर्थात भाज्य संख्याएं जो है बहुत सारी होती हैं, है ना। अब देखिएगा अभाज्य संख्याएं, है ना, यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो वह संख्या जो एक से बड़ी हो और जिसके केवल 2 भाजक हो, माने एक और स्वयं, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो देखिएगा इसे एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए 2 सिर्फ 1 से विभाजित होगा और 2 अपने आप से यानी कि 2 से ही विभाजित होगा। 3 1 से पूर्णतः विभाजित होगा और अपने आप से यानी स्वयं से अर्थात 3 से ही पूर्णतः विभाजित होगा। तो इसमें जो संख्याएं आ रही हैं वो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, इसलिए इनको कहा जाता है अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और एक और गौर करने वाली चीज देख लीजिए, यहाँ पर मैंने जो 4 देखा, 4 है ना, एक और स्वयं के अलावे 2 के पहाड़े में आता है। 6 1 और 6 के अलावे 2 और 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, इसी तरीके से 8 1 और 8 के अलावे 2 और 4 के पहाड़े में आता है। 9 1 और 9 के अलावे 3 के पहाड़े में आता है। 10 1 और 10 के अलावे 2 और 5 के पहाड़े में आता है। लेकिन यहाँ तो इसलिए ये सभी क्या हो गई, भाज्य संख्याएं। लेकिन यहाँ जो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है,
ये अपने और मतलब कि एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या के पहाड़े में नहीं आती है। दो जब आएगा तब दो के पहाड़े में, तीन तीन के पहाड़े में, पांच पांच के पहाड़े में, सात सात के पहाड़े में, ग्यारह ग्यारह के पहाड़े में। ठीक है, तो इस तरह की संख्याएं जो है वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने पहाड़े में, अपने टेबल में आती हैं। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्या आप किसे कहोगे? ठीक है, तो देखिएगा को प्राइम नंबर, यानी को प्राइम नंबर आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो देखिएगा दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक होता है ना। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा एक निकल करके आता है, वैसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि 4 और 9 को ही ले लीजिए। ठीक है, तो 4 के गुणनखंड है 1 2 4, यानी कि 4 में 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा। ठीक है, और 9 के गुणनखंड है 1 3 9, यानी कि 9 1 से भी, 3 से भी और 9 से भी पूर्णतः विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो अब 4 के जो ये गुणनखंड है और 9 के जो ये गुणनखंड है, इसको आप गौर से देखो तो आप पाओगे कि इसमें एक जो है दोनों संख्याओं में कॉमन गुणनखंड है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 का और 9 का जो मौसा होगा वो होगा, हमें प्राप्त होगा 1। ठीक है, तो चूंकि इनका मौसा 1 आ रहा है, इसलिए 4 और 9 कैसी संख्याएं हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गए। ठीक है, 8 और 15 को लीजिए, तो 8 का गुणनखंड है 1 2 4 8 और 15 का गुणनखंड है 1 3 5 और 15। या गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों के गुणनखंड में एक जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात 8 और 15 का जो मौसा है वो 1 है, और इसलिए जो है 8 और 15 कैसी संख्याएं हैं? तो ये हो गई अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखिएगा अभाज्य संख्याओं की विशेषता क्या होती है। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्याओं के समूह में कम से कम 2 संख्याएं होनी चाहिए, है ना। कम से कम 2 संख्याएं होंगी तभी जाकर के आप उनका मौसा निकाल सकते हैं, और एक प्राप्त होगा तो कहोगे अभाज्य संख्याएं हैं, और एक प्राप्त नहीं होगा उनका मौसा तो आप कहोगे कि ये अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, ये संख्याएं अभाज्य या भाज्य हो सकती हैं, है ना। जैसे कि आप देखो यहाँ पर, है ना, 4 और 9 आप ले रहे हो तो ये दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर 8 और 15 ले रहे हो, दोनों की दोनों भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये संख्याएं भाज्य या अभाज्य हो सकती हैं। जैसे 4 और 9 दोनों भाज्य हैं लेकिन अभाज्य है। ठीक है, अब देखिएगा जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए परिभाषा इसकी, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हो, P और Q कैसे हो? दो अभाज्य संख्याएं हो, और बड़ी संख्या में से छोटे को घटाने पर अंतर हमें 2 प्राप्त हो, तो P और जहां P और Q में Q बड़ी संख्या है और P छोटी संख्या है, तो P Q को जुड़वा अभाज्य संख्या युग्म कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर आपको मैं परिचित करा दूं, 1 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी? तो जैसे कि 3 5 5 7 11 13 17 19। क्यों इन्हें जुड़वा अभाज्य कहा जा रहा है? तो परिभाषा के हिसाब से देखिए कि यहाँ दोनों की दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका जो अंतर है यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए इनको हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। एक खूबी और भी है, जब कभी भी 2 लगातार अभाज्य संख्या इस प्रकार हो कि उनके बीच में कोई न कोई भाज्य संख्या है, तो ऐसी 2 संख्याओं को हम कहते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। तो देखिए 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं जिनके बीच में 4 एक भाज्य संख्या आता है। ठीक है, 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच में 6 एक भाज्य संख्या प्राप्त होती है। 11 और 13 के बीच में एक भाज्य संख्या 12 है। इसी तरीके से 17 और 19 दो अभाज्य संख्या है जिनके बीच में 18 आता है जो कि भाज्य संख्या है। तो एक खूबी ये भी है कि 2 लगातार आपको अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी जिनके बीच में केवल और केवल एक भाज्य संख्या
होगा। ठीक है, अब इसकी विशेषता देख लीजिए कि हर जुड़वा अभाज्य संख्या अभाज्य होती है, यानी कि यहाँ जो दो ठो आप लोगे ना, दोनों के दोनों संख्याएं जो जुड़वा अभाज्य की कैटेगरी में आएंगे, दोनों के दोनों अभाज्य होने चाहिए। ठीक है, लेकिन हर अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य नहीं होती है, क्योंकि सबका अंतर जो है, दो का अंतर नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। दशमलव भिन्न आप किसे कहोगे और अत्रिभाज्य संख्याएं किसे कहोगे? दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 हो या 10 की घात हो। ठीक है, ये वाली बात जो है थोड़ी गलत लिखा गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऐसी भिन्नात्मक संख्याएं जिनका हर 10 हो या 10 की घात हो, है ना, उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। ठीक है, जैसे 7/10, 17/100, 11/1000, 3/10,000। तो एक पर ही 0 0 होने चाहिए, यानी कि 10 के घात के रूप में हर हमारा होना चाहिए। तो इस तरह की जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे, है ना, दशमलव भिन्न संख्या, यानी डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये जैसे 7/10 दिया गया है, तो 7/10 हो गया, और एक और ये चीज यहाँ दिया गया है 17/100। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 17/10 का होल पावर 2। आपको दिया गया है 3 है ना 10,000, 3/10,000। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3/10 का पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर यह परिभाषा क्लियर हो गई। देखिए, ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिनका हर 10 हो, जिनका हर क्या हो? 10 हो, या 10 की घात हो, 10 की घात हो। ठीक है, तो देखिए 10 की घात के रूप में है। ठीक है, यानी कि कई सारे 10 को गुना करके उसका हर लाया गया हो, तो वैसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि वो भिन्न जो है ना, कैसा भिन्न है? दशमलव भिन्न है। ठीक है, और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि कभी भी यहाँ एक बात की चर्चा की गई है, भिन्न संख्या। ठीक है, तो भिन्न में जो है ऊपर वाला अंक जो है, ऊपर वाली जो संख्या है, जो अंश होता है, वो हमारा नीचे वाली संख्या से छोटी होती है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। जैसे देखिए 7/10, 17/100, 11/1000, इन सभी संख्याओं को आप देखोगे तो ऊपर छोटा नंबर है और नीचे जो 10 है, 100 है, 1000 है, 1000, 10,000 है, ये सब संख्याएं जो है ऊपर वाली संख्याओं से बड़ी हैं। तो भिन्न में ये चीज होती है ना, कि ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या, बटे के नीचे वाली संख्या बड़ी ली जाती है। ठीक है, और ये चूंकि दशमलव भिन्न है, डेसिमल फ्रैक्शन है, इसलिए इसका हर जो है हर हाल में 10 या 10 का घात लिया जाएगा। ठीक है, अब अत्रिभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? प्राइम ट्रिपलेट नंबर किसे कहा जाता है? ठीक है, तो वे तीन प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वह तीन संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 1 हो, वैसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट नंबर, यानी कि अत्रिभाज्य संख्याएं। जैसे कि 8, 9 और 25 ऐसी तीन संख्याएं जिनका मौसक क्या है? 1 है। और ये कैसे पता चल रहा है? तो देखिएगा, तीन संख्याओं का मौसक कैसे निकालते हैं? तो 8, 9 और 25 है। तो जब तीन संख्याओं का मौसक निकालना हो, उससे ज्यादा की संख्याओं का मौसक निकालना हो, तो पहले दो संख्याओं का चयन कर लेते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी को ही ले लीजिए पहले। तो यहाँ हमने 8 लिया और भाग विधि से इसका मौसम निकाल करके चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 25 हमने लिया, 8 का पहाड़ा पड़ा, टेबल पड़ा, तो 8 तीर का 24 हो गया। ठीक है, तो 5 में से 4 गया, 1, 2, 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कि आप मौसम जब क्रिया करते हैं तो जब हमारा शेषफल जो है भाजक से छोटा प्राप्त हो जाता है तो घेर देते हैं, घेर दिया, 8 को उठा करके यहाँ लाते हैं। ठीक है, 1 अठे 8 हो गया। ठीक है, तो ये कट गया, तो यहाँ जो आखिरी भाजक है हमारा 1 है, तो यही हमारा मौसा हो गया। अब इससे जो है एक संख्या बची हुई है उसको भाग दे करके चेक करेंगे। 1 से 9 में भाग देंगे, यानी कि मौसा ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, तो 1 9 9 हो गया और ये कट गया। ठीक है, तो 1 9 9 हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ अंतिम भाजक 1 ही प्राप्त हुआ। इसलिए 8, 9 और 25 का जो मौसा आ रहा है, हम देख रहे हैं कि वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए ये तीनों संख्याएं कैसी संख्याएं हो गई? अत्रिभाज्य संख्याएं हो गए। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट नंबर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो अथवा जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं और q बराबर नहीं है 0,
है ना, इसका मतलब यह है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो बहुत सारे बच्चे जो है इस परिभाषा को, डेफिनेशन को रट तो लेते हैं, लेकिन ये इस परिभाषा में, इसके डेफिनेशन में क्या बातें कही गई हैं उसको नहीं समझ पाते हैं अच्छे तरीके से। तो इसको समझिए, वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में हो, यानी कि बट्टे के रूप में हो, ठीक है, बट्टे के रूप में हो तो वो परिमेय संख्या के रूप में मानी जाएगी। लेकिन वो अभी होगी कि नहीं होगी इसका क्लियरेंस आगे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो अथवा जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अगर वो p बाई क्यू के रूप में नहीं है, बटे के रूप में नहीं है, तो अगर उसे लिख भी सकते हैं बटे के रूप में तो भी वो परिमेय संख्या के दायरे में आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, इसमें p और q पूर्णांक होने चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक कौन से? 0, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5 आदि आदि संख्याएं, है ना। यानी कि आप जो पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना, 0 हो, -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4, -5 या +1, +2, +3, +4 में से कोई भी नीचे और ऊपर वाली संख्या रख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ नीचे जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो आप परिमेय संख्या लिखोगे उसमें नीचे कभी भी 0 नहीं हो सकता, ऊपर भले ही 0 हो जाए, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है कि उसमें जो है p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। p और q का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तब उस परिस्थिति में जो है हम p बाई क्यू के रूप की संख्या को, या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे कि देखिए 5/7 हमने लिया, एक परिमेय संख्या हो गया। क्यों हो गया? तो देखिए ये कंडीशन को, यानी उसकी परिभाषा को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 5 भी एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है, नीचे वाला 0 नहीं है, और 5 और 7 जो है एक के अलावे किसी और संख्या से दोनों की दोनों संख्या विभाजित नहीं हो रही है, अर्थात इनका जो कॉमन फैक्टर है एक है ना, अर्थात ये दोनों स्व अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस परिस्थिति में इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, ठीक है। 8/9 को ही ले लीजिए, तो यहाँ 8 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, और दोनों p बाई क्यू के रूप में है, ठीक है। और साथ ही साथ 8 और 9 का एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात 8 और 9 का जो मौसा है वो 1 है, अर्थात 8 और 9 जो है स्व अभाज्य संख्याएं हैं, जिनका मौसा 1 आता है। अगर दो संख्याएं और दोनों का मौसा 1 है तो उनको कहते हैं स्व अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और किनका मौसा 1 आता है? जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ जो है नीचे वाला संख्या जो है वो 0 के बराबर नहीं है ना। तो ये फुलफिल कर रहा है इस परिभाषा को, है ना, इस कंडीशन को। तो इसलिए हम कहेंगे कि 8/9 कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। वैसे ही 4/7 भी एक परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे 0 तो बटा के रूप में नहीं है, तो ये कैसे परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। तो देखिएगा 0 जो है, 0 बराबर आप लिख सकते हो 0/1, या आप लिख सकते हो 0/2, या लिख सकते हो 0/3। तो ये भले बट्टे के रूप में नहीं है, p बाई क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम 0 को कहते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसी तरीके से आप प्राकृत संख्या के भी बारे में देखोगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है। प्राकृत संख्या जैसे आप कोई भी प्राकृत संख्या ले लीजिए, जैसे 3 ही लिख लिए, है ना। तो 3 को हम लिख सकते हैं ना 3/1, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। तो यह कैसी संख्या हो गई? यह एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। उसी तरीके से आप पूर्ण संख्या में से कोई ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि 5 ले लिए, तो 5 बराबर आप 5/1 लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू के रूप में इसे लिखा जा सकता है। इसलिए 5 कैसी संख्या हो गई? एक पूर्ण परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के परिवार में जो है वो कौन कौन सी संख्याएं आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा प्राकृत संख्याओं को भी परिमेय संख्या के परिवार में ले लिया जाता है, पूर्ण संख्याओं के भी परिमेय संख्याओं के परिवार में ले लिया जाता है, पूर्णांक संख्याओं को भी परिमेय संख्याओं के परिवार में ले लिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा वो चाहे पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक हो,
ठीक है, या फिर ऋणात्मक पूर्णांक हो, उन सबको जो है परिमेय संख्या की श्रेणी में, कैटेगरी में जो है शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब जो परिमेय संख्याएं हमें यहाँ पर दी गई हैं, है ना, ये तीन तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं धनात्मक परिमेय संख्याएं और एक है ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो देखिए जब अंश और हर का चिन्ह जो है एक समान होता है तो उस परिस्थिति में हम कहते हैं कि वो जो संगत परिमेय संख्या है वो कैसी परिमेय संख्या है, वो है धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन जब अंश और हर का चिन्ह जो है ना, एक जैसा नहीं होता तो उस परिस्थिति में हम कहते हैं कि वह ऋणात्मक परिमेय संख्या है। जैसे कि देख लीजिए, अगर मैं 5/7 लिखूं तो अंश और हर दोनों धनात्मक चिन्ह के साथ हैं, यानी एक जैसा चिन्ह है दोनों का, तो ये जो परिमेय संख्या है ये धनात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन इसी को यदि मैं ऐसे लिख दूं -5/-7, फिर भी यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों अंश और हर का चिन्ह जो है एक समान है, दोनों का चिन्ह माइनस में है। लेकिन जब लिखूंगा मैं -5/7 या लिखूंगा 5/-7, तो यहाँ अंश और हर का चिन्ह जो है वो एक समान नहीं है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, और एक माइनस में है तो एक प्लस में है। तो ऐसी परिस्थिति में जो है हम कहेंगे कि ये दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं ये ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं, और ये दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं वे धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं किनको कहोगे आप। ठीक है, तो देखिएगा परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी वास्तविक संख्याएं होती है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से परिभाषा दोगे तो एक परिभाषा से दो परिभाषाओं का काम चल जाएगा, इस पर बैठाइए। ठीक है, वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में न हो अथवा जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं 0 है ना, इसका मतलब है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो वैसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि जो संख्या है वो कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी परिभाषा को उलट करके नहीं लगा करके बोल देंगे तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा हमें प्राप्त हो जाएगी। और नहीं तो छोटा याद करना है तो यही बोल लेंगे कि परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सिंपल वे में याद रखने के लिए आप ये देखिए कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी जाए स्क्वायर रूट के अंदर और वो रूट से बाहर नहीं जा सकता, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो बाहर नहीं निकल सकता, तो वैसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, -√2, -√3, √5, पाई, √7, ये सब जो संख्याएं हैं ये सभी की सभी कैसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ना अभाज्य संख्याओं को ही रूट के अंदर डाला है, लेकिन भाज्य संख्या भी आप डालो और वो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि √6 को हमने ले लिया। ठीक है, √6 बाहर नहीं निकल सकता है ना रूट से, तो इसलिए यह कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, उसी तरीके से √8 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √9 को जब आप गौर करोगे तो यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √9 का मतलब होता है रूट के अंदर 3 का स्क्वायर, और जिस संख्या के अंदर है ना, जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर आ जाए और रूट के अंदर हो तो स्क्वायर और रूट दोनों एक साथ हट जाते हैं। यहाँ मिलेगा हमें 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, इसलिए 3 जो है एक परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए √9 जो है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिखी जाए जो कि रूट से बाहर आ जाए, है ना, और तो वैसी संख्या को हम कहेंगे कि वह परिमेय संख्या है। जैसे कि √16 आप ले लीजिए, √16 का मतलब होता है 4, और 4 को आप लिख सकते हो 4/1, इसीलिए हम √16 को कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि आपको √18 लिखा जाए तो ये बाहर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखिएगा √18 को जो आप फैक्टर करोगे 18 को यहाँ पर, तो 2 गुने 3 गुना 3 मिलेगा, यहाँ पर 3 3 का जोड़ा लग रहा है ना, तो रूट के अंदर आपको मिलेगा 2 गुने 3 का स्क्वायर, तो जिस पर स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ गया
है ना, और जिसका जोड़ा नहीं लगा, स्क्वायर नहीं बना, वो रूट के अंदर छूट गया, तो 3√2 जो मिला ये एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए √18 जो है कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जो रूट से कंप्लीटली पूर्णतः बाहर निकल करके आ जाए उसे हम कहेंगे, है ना, परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अगर रूट वाला सवाल आपको दे दे तब ये तरीका अपनाना है, ठीक है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को याद रखना है, ये बहुत बार सवालों में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखें एक और चीज, जब आप परिमेय और अपरिमेय को जानोगे और सीखोगे तो उसमें ऐसी संख्याएं भी आपको मिलेंगी जो दशमलव के रूप में होंगी, ठीक है, या फिर बट्टे के रूप में होंगे, ठीक है। तो वहां पर कैसे आप पहचानोगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले यहाँ 3 नाम जो हमने लिखा है इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, है ना, कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव क्या होता है, और अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है, ठीक है। तो जब इनको आप जान जाओगे तो इस तरह से जो भी संख्याएं दी जाएंगी तो आप आसानी से पहचान पाओगे कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या, ठीक है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं शांत दशमलव किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो 1/2 दिया गया है यानी कि अंश में हर से भाग करना है। एक में किससे भाग करना है आपको, है ना, अंश में आपको भाग करना है हर से, यानी अंश है हमारा 1 और हर है हमारा 2। भाग कीजिए, क्योंकि एक में भाग नहीं लगेगा तो पहले ही आप दोगे दशमलव, तो है ना, लेकिन 0 लगाकर तब दशमलव दीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये दशमलव देगा 0, तो यहाँ पर 0 बैठ गया, तो अब ये हो गया 10, और 2 के टेबल में 10 जो है कितनी बार में आता है, 5 बार में, ठीक है। 2 5 हो गया 10, तो यहाँ 10 कट गया, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो गया, और दशमलव के बाद एक अंक आया और इसके बाद कोई अंक आने की अब संभावना नहीं है, हमारा काम जो है हो गया, ठीक है। तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद अगर प्रक्रिया जो है खत्म हो जाती है, अंक समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसे दशमलव संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव। क्या कहते हैं, शांत दशमलव। तो यही हाल होगा जब एक में आप 4 से भाग करोगे तो आपको 0.25 आएगा, ठीक है। आप जब 21 में 40 से भाग करोगे तो 0.525 आएगा, है ना। तो ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद कुछ स्थानों तक जा करके अंक समाप्त हो जाते हैं, यानी कि प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो ऐसे दशमलव संख्याओं को हम कहते हैं शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। क्या कहते हैं, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको अवसानी भी कहा जाता है, ठीक है, अवसानी दशमलव निरूपण भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर 0.5, 0.25, 0.75, 0.45 जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, ये सभी की सभी कैसी दशमलव संख्याएं हैं, शांत दशमलव संख्याएं हैं या अवसानी दशमलव निरूपण के रूप में ये हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक। लेकिन जब आप ऐसी संख्याओं को लेंगे, जैसे 2 में 3 से आप भाग करोगे, 2/3 है, तो देखो यहाँ पर 2 में आप 3 से भाग करने जा रहे हैं, तो 3 से भाग तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पर आपने 0 दे करके दशमलव लगाया, ये देगा एक 0। अब 3 6 18 हो गया, ठीक है। तो फिर आएगा आपका 2, ठीक है। देखिए 10, एक यहाँ से लिया 0 तो हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, एक में से 1 गया, ये खत्म हो गया ना। फिर 2 आया, फिर 0.0 देगा, फिर 20 बनेगा, फिर 3 6 18 होगा, फिर क्या होगा, 20 में से 18 जाएगा, 2 बचेगा, फिर दशमलव हमें 0 देगा, और ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। यानी यहाँ एक ही संख्या जो है बार बार रिपीट भी हो रही है और इसका कहीं अंत भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि दशमलव के रूप में आने वाली वे संख्याएं जिनके दशमलव के बाद जो अंक या अंकों का जो समूह है वो बार बार रिपीट करता है और उसका अंत भी नहीं होता है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है जैसे कि 0.666 बार बार आ रहा है, तो जो अंक या अंकों का समूह बार बार रिपीट होता है उसके ऊपर रेकरिंग लगा दिया जाता है, जैसे कि 0.6 पर रेकरिंग, इसका मतलब हो गया कि बार बार 6 आ रहा है। यहाँ बराबर में आप लिख सकते हो 0.5 पर रेकरिंग, क्योंकि बार बार 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ बराबर में आप लिख सकते हो 0.72 पर रेकरिंग, यानी कि 7 2 जो है बार बार आ रहा है, ठीक है। तो जो अंक या अंकों का समूह बार बार रिपीट करता है उसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा 4 2 8 5 7 1, फिर 4 2 8 5 7 1 आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 1.4 2 8 5 7 1, और यही बार बार आएगा, ठीक है।
ठीक है, तो इसे रेकरिंग फॉर्म में हमने लिख दिया। तो यदि दशमलव के बाद है ना अंक या अंकों का समूह बार बार रिपीट करे और उसका अंत भी न हो तो उसे कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए देखते हैं अशांत अनावर्ती क्या है। तो देखिएगा, अशांत का मतलब ही है जिसका अंत न हो, शांत का मतलब है जिसका अंत हो जाए। तो जिसका अंत हो गया वो तो शांत में है, लेकिन इन दोनों में अंत नहीं होता, इसलिए इनको कहा जाता है अशांत। लेकिन एक फर्क है, यह है आवर्ती और यह है अनावर्ती। आवर्ती कहने का मतलब जिसमें दशमलव के बाद अंक या अंकों का समूह बार बार रिपीट करे, बार बार आए, ठीक है, एक ही जैसा, ठीक। लेकिन अनावर्ती में यह होता है कि दशमलव के बाद जो है अंक समाप्त नहीं होते हैं, उनका अंत नहीं होता, लेकिन बार बार कोई अंक या अंकों का समूह रिपीट नहीं करता है, बार बार उसकी आवर्त नहीं बनती है, ठीक है। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं है ना अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी दशमलव के रूप में ये ऐसी संख्या है जिसके दशमलव के बाद जो अंक है उनका अंत नहीं हो रहा है और दशमलव के बाद अंक जो है वो बार बार रिपीट नहीं करते हैं और अंत भी नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी संख्या को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो हिंदी का एक और नाम है इसका, इसको अनौसानी है ना अनौसानी आवर्त दशमलव कहते हैं और इसको भी अनौसानी अनावर्त दशमलव कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने इन संख्याओं के बारे में जान लिया, ठीक है। अब चलिए आगे, ठीक। तो आगे आप आते हैं तो देखते हैं कि भिन्न संख्या और परिमेय संख्या का अंतर जरा समझ लीजिए कि भिन्न संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन और परिमेय संख्या के बीच अंतर क्या है, रेशनल नंबर, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर के बीच क्या अंतर है, ठीक है। तो देखिएगा, भिन्न संख्या यानी कि फ्रैक्शन वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p और q पूर्ण संख्याएं हैं और q बराबर नहीं 0 है ना। इसका मतलब यह है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। p हमेशा q से छोटा रहता है, जैसे 5/7, 8/9, 4/7, 7/9 आदि, ठीक है। इसको गौर से समझिए, इसमें और इसमें सिमिलरिटी क्या है, ठीक है। आपने पहले देखा है इसकी परिभाषा परिमेय संख्या की, तो यहाँ तुलना कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ p बाई क्यू के रूप में ये होता है, ये भी p बाई क्यू के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन ये p बाई क्यू के रूप में कहीं कहीं नहीं हो सकता, इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब होगा तब p बाई क्यू के रूप में होगा, बट्टे के रूप में होगा। और यहाँ पर p और q जो है वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, यानी वो कहाँ से आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें से कोई संख्या होगी। माइनस में कभी भी भिन्न संख्या के अंश और हर नहीं होते हैं, ठीक है। और कभी भी 0 जो है नीचे वाली संख्या 0 के बराबर नहीं होती है ना, ऊपर भले हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, है ना, ऊपर भी नहीं लिखा जाता है क्योंकि यह जो है केवल भाग को दर्शाती है, तो जब अगर 0 है तो उसमें क्या भाग लगाना, ठीक है। अब एक बात देखिएगा, भिन्न संख्या वह संख्या है जो किसी पूर्ण के भाग को दर्शाती है। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक रोटी दी गई है, ठीक है, और इसे जो है इस तरीके से बांटा जा रहा है 4 हिस्सों में। 4 हिस्सों में से आपको अगर कहा जाए कि आपने एक हिस्सा खा लिया, तो इसको कैसे भिन्न के रूप में आप लिखेंगे, है ना। तो जिसके लिए आप भिन्न लिखना चाहते हैं, खाने वाले हिस्से के लिए, तो खाया है आपने 4 हिस्सों में कितना, 1। तो जो जिसका भिन्न लिखना होता है उसकी संख्या देखते हैं, है ना। तो 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा आपने खाया है और कुल हिस्सा कितना था, 4। तो यही हो गया भिन्न, यानी कि यह भाग को दिखा रहा है कि 4 हिस्से में से 1 हिस्सा आपने खाया है। और आपने कितना बचाया है, तो देखिएगा 1, 2, 3 जो है ये बचा हुआ है, तो इसके लिए बचे हुए के लिए भिन्न लिखा जाएगा 3/4, यानी कि 4 हिस्से में से 3 हिस्सा क्या हुआ है, बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, भिन्न जो है केवल भाग को दर्शाती है ना। और भिन्न हमेशा धनात्मक होती है, भिन्न क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये पूर्ण संख्या लेते हैं, अपूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए भिन्न हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। तो देखिए, परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो अथवा जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक संख्या और q बराबर नहीं 0 है। इसका मतलब यह है कि q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, साथ ही p और q का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक है। तो वैसी परिस्थिति में हम p बाई क्यू के रूप में या p बाई क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है।
अब देखिए परिमेय संख्याओं में जो है इसमें धनात्मक परिमेय संख्या भी होती हैं, ऋणात्मक भी होते हैं और शून्य सभी शामिल होते हैं। ठीक है, हर भिन्न संख्या परिमेय संख्या होती है। जितनी भी भिन्न संख्या है वो परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन सभी की सभी भिन्न परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकते। लेकिन हर परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक और शून्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब चलिए, अब देखिएगा यहाँ पर असल चीज हमको समझना है। अगर इसके इस पूरे फिगर को अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि पूरे वास्तविक संख्या पर आपका कमांड हो गया। अब इस लायक आप बन भी गए हैं। ठीक है, देखिए वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं, तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। इतना छोटा परिभाषा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अब देखिएगा जब आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक संख्या का उदाहरण दीजिए, तो आप कहीं से भी उदाहरण दे सकते हैं। वो प्राकृत से भी, पूर्ण संख्या से भी, पूर्णांक से भी, परिमेय से भी, अपरिमेय से भी, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, है ना, अशांत आवर्ती दशमलव या अशांत अनावर्ती दशमलव, है ना, ये सारी की सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्या की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, तो जैसे कि 2/3, 8/9, 7/10 ये सब परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। √2, √3, -√2, -√3, √5, पाई, √7 ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो देखिए जितने भी पूर्णांक आपने पढ़ा, 0, +-1, +-2, +-3, +-4, ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं और ये परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक, उसी तरीके से जो आपने पूर्ण संख्याओं का परिवार पढ़ा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे अनंत तक, तो ये पूर्ण संख्याओं का परिवार है, वो भी परिमेय संख्या के दायरे में आते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्या के बारे में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना, और आगे अनंत तक, तो ये सारी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्या हैं और ये भी परिमेय संख्या के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ऐसा खाका बनाने का क्या मकसद है, इसे भी आप समझ लीजिए। यहाँ कभी भी नीचे वाली जो संख्या है वो सभी ऊपर की संख्या हो सकती है, लेकिन ऊपर वाली सभी संख्या नीचे की संख्या नहीं हो सकती। यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक इसी तरीके से सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक इसी तरीके से सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय प्राकृत नहीं हो सकते। सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय हो सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय पूर्णांक नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याओं की श्रेणी में भिन्न संख्याओं को भी आप ले लेते हो, 2/3, 3/4, 5/8, 5/9, ये सब भी क्या होंगे, परिमेय संख्याएं। शांत दशमलव जो आप पढ़ रहे थे, है ना, 0.5, 0.25, है ना, दशमलव के कुछ स्थानों तक अंक जाकर इनका खत्म हो जाता है, उन्हें कहते हैं शांत दशमलव, और वो भी परिमेय संख्या की श्रेणी में आते हैं। और अशांत आवर्ती दशमलव जो होते हैं, यानी कि दशमलव के बाद अंक या अंकों का समूह जो रिपीट करता है और अंत नहीं होता है, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिएगा परिमेय संख्या का परिमेय संख्या से जब भी कोई क्रिया होगी, यानी कि जोड़ घटाव गुना भागा किया जाएगा, तो जो संख्या प्राप्त होगा हमें, वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा अपरिमेय संख्या में कौन है, तो √2, √3, √5, √7, √7 ऐसे करके ये जो संख्याएं हैं, और पाई भी, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसकी श्रेणी में कौन आता है, तो अशांत अनावर्ती दशमलव, यानी दशमलव के बाद अंक या अंकों का समूह खत्म भी न हो, जिसका अंत न हो, और अंक या अंकों का समूह रिपीट भी न करे, तो वैसी संख्या को हम कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव, और वो सारी की सारी संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है,
जब कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ कोई संक्रिया करेगा, यानी कि जोड़ किया जाए, घटाव किया जाए, गुना या भाग किया जाए परिमेय का अपरिमेय के साथ, तो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होगा। और अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ अगर, है ना, जोड़ घटाव गुना भागा किया जाए तो उस परिस्थिति में जो है हमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो पीछे का चीज है ना, इसको मैं फिर से आपको बता दूं, समझा दूं। ठीक है, कि ये देखिएगा यहाँ पर जो शांत दशमलव आया है इस तरह की संख्या है, और ये जो अशांत आवर्ती दशमलव आया है इस तरह की संख्या है, ये दोनों संख्याएं परिमेय संख्याओं की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है अशांत अनावर्ती दशमलव, इस तरह की जो संख्या अगर दी जाएगी तो वो अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखा जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है आपको। चलिए इसी पर जो है हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं, खत्म करते हैं। आप इस तरह की वीडियोज लगातार पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद्या क्लासेस 10 को जरूर सब्सक्राइब करें और तैयारी करें अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के क्रैश कोर्स के साथ और पूरे कंसेप्ट के साथ VVI क्वेश्चन को जानते हुए। ठीक है, चलिए धन्यवाद अभी तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए।